हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप रंजन। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपना थ्योरी प्रोडक्शन के चैप्टर को लगभग फिनिश कर देंगे हम, व्हिच इज एप्लीकेबल टू सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन एंड बीकॉम वाले भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं ना, तो वहां पर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। हम किसी भी चीज, क्योंकि हमारे पास लंबा समय होता है, हम लैंड को चेंज कर सकते हैं, नई लैंड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंबा समय है, ताकि हम प्लानिंग कर सके, हम पैसों का अरेंजमेंट कर सके। जमीन लेने के लिए मशीन लेनी है तो पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉन्ग पीरियड। क्या बोला है दोस्तों इसमें? लॉन्ग पीरियड में रिलेशनशिप को बताता है। द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड स्केल। यानी स्केल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब चीज को हम चेंज कर सकते हैं। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी चेंज्ड इन द सेम मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड और ट्रिपल्ड। है ना? मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है कि पहले तीन स्टेजेस होती हैं इसमें दोस्तों। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरा होता है डिक्रीजिंग यानी डिमिनिशिंग। ठीक है दोस्तों। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा होता है कांस्टेंट, और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। आइए दोस्तों, हम इसको यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी ये प्रोडक्शन की ये सब स्टेजेस हैं, मतलब हम अलग अलग प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे। मान लीजिए पहले कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक लैंड है और लेबर दो, दो से चार, फिर हमने अगले स्टेज में तीन से छह, फिर चार से आठ, फिर इतना, फिर छह से बारह, सात से 14, आठ से 16 और नौ से 16। फिर धीरे धीरे करके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन क्या है आपकी? टोटल प्रोडक्टिविटी पहले चार थी, फिर 10 हुई, फिर 18 हुई, फिर 28 हुई, फिर 48, फिर 48, फिर 56, फिर 62, फिर 66। ठीक है ना? अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं हम? देखना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन दोनों चार का चार पहली स्टेज में तो सेम रहेगा, दूसरी में चार और छह का गैप 6 हो गया, और 10 से 18 का 8 हो गया, और 18 से 28 का 10 हो गया, और 28 से 38 का 10 हो गया, और 28 से 38 का 10 हो गया। यानी देखिए आप, पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है पहले बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सारे फैक्टर चेंज कर सकते हैं। आपने देखा था कि यहाँ पर देखो, हम लैंड भी चेंज कर रहे थे, लैंड भी हम चेंज कर रहे थे, और लेबर भी हम लोग चेंज कर रहे थे। लैंड भी हम चेंज कर रहे थे, लेबर भी हम लोग चेंज कर रहे थे। तो क्या होता है कि रिटर्न्स टू स्केल में हम लोग लॉन्ग पीरियड में कुछ भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, आइए। In the above table, all input are changed in equal quantities or scale is changed। यानी जो हर एक वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। Changes in input can be observed from total and marginal returns. Output changes are clear from the marginal returns. In the beginning, when input are doubled, marginal returns are more than doubled. Such a change in output is called increasing returns. But in third and fourth combination, output has increased in the same proportion. Hence, there are constant returns. Later, similar change in input are giving diminishing returns. ठीक है? पहले इंक्रीज होता है दोस्तों, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग पीरियड होता है दोस्तों। और क्या होता है इसमें? ये लॉन्ग पीरियड का होता है, और इसमें आप कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, सारे फैक्टर यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। आइए सबसे पहली वाली स्टेज पढ़ते हैं हम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, if the proportionate increase in output is more than proportionate increase in input it is said to be increasing returns to scale। यानी जितना आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, उतना ही अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। इट मींस व्हेन वी डबल द इनपुट, आउटपुट विल मोर देन डबल। ठीक है ना? यानी जो आउटपुट होगा वो इनपुट से ज्यादा होगा। क्या कारण है इसके? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हम काम को बांट देते हैं। हम काम को बांट देते हैं दोस्तों, और जब हम काम को बांटते हैं तो एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है। वो व्यक्ति उस काम को लंबे समय तक करता है, तो वो उस काम का मास्टर हो जाता है, और वो कम समय में अब उस काम को ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट कर देता है। स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। काम को हम बांट देते हैं, एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, लगातार सालों साल वो व्यक्ति उस काम को करता है। उस काम को करने से उसका महारथी यानी एक्सपर्ट बन जाता है, और अब उस काम को वो पहले से कम समय में करता है। तो इसलिए क्या होता है कि आउटपुट ज्यादा बनता है जितना आप इनपुट डालते हैं। यानी आपने दो लेबर डाले और वो एक्सपर्ट हो गए, अब वो काम को फटाफट स्पीड में कर रहे हैं।
इंडिविजुअल फैक्टर यानी अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग काम करवाना। डायमेंशनल इकोनॉमिक्स यानी वही है आपका, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग काम करवाते हैं, उसका हमें फायदा मिलता है। वॉल्यूम डिस्काउंट का भी हमें बेनिफिट मिलता है। अब पढ़ते हैं हम constant returns to scale, constant returns to scale if the proportionate increase in output and proportionate increase in input are same, अगर दोनों सेम है यानी इनपुट जितना डाला उतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है तो वो कांस्टेंट होगा। जितना मैं इनपुट डालता हूँ आउटपुट उससे ज्यादा तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जितना इनपुट डालता हूँ उतना ही मुझे आउटपुट मिलता है तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और जितना मैं इनपुट डालता हूँ उससे कम मुझे आउटपुट मिलता है तो ये होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। It is said to be constant returns to scale. It means when we double the input, the output will be double. Therefore, no cause for constant return. Therefore, no cause for constant return. It is just an indicator for the ending of increasing returns. यानी ये इंडिकेट करता है कि आपका जितना आपको इंक्रीज करना था आप इंक्रीज कर चुके हैं, अब आप कांस्टेंट पर आएंगे और धीरे धीरे करके आप डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। Diminishing returns to scale. If the proportionate increase in output is less than proportionate increase in input, it is said to be diminishing returns. मतलब आपने जितना इनपुट डाला उससे कम ही आपको आउटपुट मिल रहा है तो वो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। कॉज क्या है? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट सही से एम्प्लॉयज को काम नहीं करवा पा रही है, उनसे काम नहीं निकलवा पा रही है। लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, आपके पास ह्यूमन फैक्टर कम है काफी, जितने आपको चाहिए उतने आपके पास अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, आपस में एम्प्लॉय काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनके आपस में तालमेल सही नहीं है। रिस्क ऑफ प्राइसेस ऑफ इनपुट, आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्राइसेस आपके भविष्य में बढ़ेंगे आपको उसका भी आपको रिस्क है, तो उसका भी आपका रिस्क है दोस्तों। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर और रिटर्न टू स्केल ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, यानी जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है, जो वेरिएबल फैक्टर होता है रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर वो शॉर्ट रन में होता है, और ये होता है लॉन्ग रन में। ओनली द क्वांटिटीज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर वेरिड, यानी जो क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो वेरिड होती है। ऑल फैक्टर वेरिड, यानी इसमें क्या होता है कि रिटर्न टू स्केल मैंने आपको बताया सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसमें क्या होता है कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं कुछ फिक्स होते हैं। और देयर इज अ चेंज इन द फैक्टर प्रोडक्शन सपोज इन, यानी आपको जो क्या नाम उसका होता है, आप क्या होता है कि इसमें जो फिक्स फैक्टर होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वाले में क्या है कि फिक्स फैक्टर जो होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज हेयर ऑल फैक्टर इनपुट आर नॉट चेंजेड, यानी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है यानी आप अपने काम का जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक जो फिक्स फैक्टर होता है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें देयर इज अ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप हर एक चीज में चेंज कर सकते हो। सबसे पहला रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में होता है, ये लॉन्ग रन में होता है। सारे फैक्टर जो होते हैं वेरी होते हैं, इसमें कुछ फैक्टर वेरी होते हैं कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, यानी इसमें कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर वेरिएबल, इसमें सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। और आप जो प्रोपोर्शनल चेंज है ना, जैसे मान लीजिए आप इसमें क्या है कि आप लेबर को चेंज कर सकते हो लेकिन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते आप प्रोपोर्शनल में, लेकिन इसमें आप दोनों को चेंज कर सकते हो। नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसमें हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे फैक्टर हमारे पास वेरिएबल हो, सारे फैक्टर हमारे यहाँ पर वेरिएबल होते हैं दोस्तों, सारे फैक्टर हमारे यहाँ पर वेरिएबल होते हैं दोस्तों। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा आज। रिटर्न टू स्केल मतलब लॉन्ग पीरियड में अगर सारे फैक्टर मेरे पास वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर का वेरिएबल होते हैं वो रिटर्न टू स्केल होता है। रिटर्न टू स्केल में हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल कोई फैक्टर जो सारी वेरिएबल होते हैं कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम। तीन स्टेजेस होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग मतलब आपका फिर आपका क्या नाम है कांस्टेंट, मतलब आपका कोई जितना आप इनपुट डाल रहे हो उतना ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। पहले में क्या था कि जितना आप इनपुट डाल रहे थे उससे क्या हो रहा था, ज्यादा आपका आउटपुट मिल रहा था, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आप जितना आप क्या कर रहे थे, जितना आप जितना आप क्या इनपुट डाल रहे थे उतना ही आपका आउटपुट मिल रहा था, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। जितना आप इनपुट डाल रहे थे उससे कम आपको अगर आउटपुट मिल रहा था वो होगा आपका डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो गाइस आगे चलते हैं हम, ठीक है। तीन स्टेजेस थी इसकी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इन दोनों के अंदर चेंजेस थे। वेरिएबल फैक्टर वाला जो रिटर्न टू वेरिएबल ये शॉर्ट पीरियड में और ये लॉन्ग पीरियड में। इसमें क्या है सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं हो सकते, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है, यहाँ पर सारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हम फिक्स फैक्टर में भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में भी कर सकते हैं, इसमें हम क्या नाम है सब में चेंज कर सकते हैं।
इसमें जो रिटर्न टू वेरिएबल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन को जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आज हमने क्या नाम से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर जो है फिनिश कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट करेंगे, और आप बने रहिएगा, ठीक है ना। अगर इससे पहले के चैप्टर्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा, सारी वीडियो जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है आप इसको देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बने रहिएगा, पूरा 100 मार्क्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।